नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर की सिविल कोर्ट में शुक्रवार को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े कथित शिव मंदिर विवाद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में दायर 110 की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए दरगाह से जुड़े कई पक्षों को प्रतिवादी बनाए जाने के आदेश दिए। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी। अजमेर की सिविल कोर्ट में शुक्रवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े शिव मंदिर विवाद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में दायर 110 की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए दरगाह से जुड़े कई पक्षों की प्रतिवादी बनाए जाने के आदेश दिए। वहीं अब इस मामले में आगामी सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दरगाह दीवान सहित खादिम समुदाय की दोनों प्रमुख संस्थाओं को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में सभी संबंधित पक्ष अपना अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में दरगाह परिसर में प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसे लेकर यह वाद दायर किया गया था। मामले ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने मामले में राज्यवर्धन सिंह परमार और विष्णु गुप्ता को वादी पक्ष के रूप में शामिल किया है। इससे पहले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा यह वाद अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दरगाह परिसर को लेकर विभिन्न दावे किए गए हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में वाद प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि दरगाह परिसर में पूर्व में शिव मंदिर मौजूद था। इसी संबंध में अदालत से विभिन्न पक्षों को शामिल करने और मामले की सुनवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले में अब अदालत ने अगली तारीख 22 जुलाई 2026 निर्धारित की है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में मामले के दस्तावेजों और पक्षकारों के दावों पर विस्तृत बहस हो सकती है। देखिए 2022 से हमारा ये मानना था कि अजमेर दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, जिसको लेकर कई लोगों ने हमारी याचिका को खारिज कराने का प्रयास किया, लेकिन बाबा महादेव की कृपा से और अभी मैं पुष्कर का दर्शन करके आ रहा हूं, ब्रह्मा जी की अनुकंपा से, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज हमें सफलता मिली है। और 9 लोगों पर जो उन्होंने अनैतिक एप्लीकेशन लगाने का काम किया, उन पर 30,000 रुपए कास्ट भी लगाई गई है और 27 जुलाई तारीख हमें मिली है। निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। अगर शिव मिले तो हमें दे देना और शव मिले तो मेरा भी शव ले लेना। मैं कोई टीआरपी के लिए, मैं किसी के मजहब को भड़काने के लिए, मेरा उद्देश्य है कि अजमेर दरगाह की खुदाई हो और वहां खुदाई होगी तो वहां भगवान शिव का मंदिर निकलेगा। विष्णु गुप्ता की ओर से जो 110 की एप्लीकेशनों पर जो बहस की गई थी, उसमें हमने तर्क रख दिए थे और आज यहाँ पर बहस होने के बाद में आज की तारीख पेशी पर आदेश माननीय न्यायालय श्रीमान ने सुनाया है। श्रीमान जी ने जो ऑर्डर सुनाया है उसमें 110 की पार्टी के तौर पर खादिम की दोनों जो संस्था है वो पक्षकार बनी है, प्रतिवादी और एक प्रतिवादी के तौर पर दरगाह दीवान इसमें पक्षकार बने और वादी के तौर पर राजवर्धन सिंह जी जो आए थे वादी बनने के लिए, उनको भी पक्षकार बनाया। बाकी 9 एप्लीकेशन पर जो पक्षकार बनने आए थे 110 में प्रतिवादी के तौर पर, उन सभी की एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय श्रीमान जी ने खारिज कर दिया है और उन पर 30,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए और तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए। और इनको 1 महीने के भीतर 30,000 रुपए की कॉस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी है। और बाकी ये जो 4 पक्षकार जो बने, हम इनसे बिल्कुल भी इनके जो पक्ष में जो ऑर्डर हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कोई सबूत और कोई तथ्य न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश नहीं किया। हम इनके विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जी की इस ऑर्डर की कॉपी निकाल कर अपीलीय कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। आज माननीय न्यायालय श्री मनमोहन टंडन महोदय ने जस्टिस अब्दुल साहब ने 110 के 12 प्रार्थना पत्र की सुनवाई की थी,
जिसमें से उन्होंने 3 110 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, बाकी को 30,000 रुपये कोर्ट से खारिज किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपना एक ऐतिहासिक और अच्छा फैसला किया है और 3 पक्षकारों को जो माना है वो दरगाह के ऑलरेडी स्टेक होल्डर हैं और अब प्रतिवादी के रूप में वो इस दावे के अंदर अपना मजबूती से पक्ष। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब अस्पताल के आपातकालीन विभाग के पास संचालित पार्किंग क्षेत्र में आग लगने की सूचना फैली। सूचना मिलते ही सायरन बजाती हुई दमकल की गाड़ियां अस्पताल परिसर में पहुंची। अचानक दमकल वाहनों और कर्मचारियों की सक्रियता देखकर मरीजों और उनके परिजनों में भी कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब अस्पताल के आपातकालीन विभाग के पास संचालित पार्किंग क्षेत्र में आग लगने की सूचना फैली। सूचना मिलते ही सायरन बजाती हुई दमकल की गाड़ियां अस्पताल परिसर में पहुंची। अचानक दमकल वाहनों और कर्मचारियों की सक्रियता देखकर मरीज और उनके परिजनों में भी कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और अस्पताल प्रशासन की गतिविधियों के बीच बाद में स्पष्ट हुआ कि यह कोई वास्तविक आगजनी की घटना नहीं थी, बल्कि अस्पताल प्रशासन द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य अस्पताल कर्मचारियों की आपात स्थिति में कार्य करने की क्षमता और सतर्कता को परखना था। मॉक ड्रिल की सूचना मिलते ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया सहित नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट चिकित्सक और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आग लगने की स्थिति में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, दमकल विभाग को सहयोग देने और आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण किया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह मॉक ड्रिल विशेष रूप से इस उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि आग जैसी आपात स्थिति में अस्पताल का स्टाफ कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से कार्य करता है। साथ ही कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर आपदा प्रबंधन की तैयारियां मजबूत रखना बेहद आवश्यक है। सूचना मिली थी कैजुअलिटी के बाहर हमारे कोई कचरा कूड़ा पड़ा था, उसमें आग लग गई है। उसको तुरंत सूचना मिलते ही हम सब यहाँ पे पहुंचे। अधीक्षक साहब, हम सब पूरी नर्सिंग स्टाफ सब तुरंत पहुंचे, सुरक्षा कर्मी। साथ ही हमने तुरंत फोन किया फायर ब्रिगेड को, वो अपनी ब्रिगेड पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए और जो यहाँ पे कचरे में ढेर लग रहा था उसे बुझाया गया ABC सिलेंडर से, CO2 से और पानी से। तो इसकी सारी की सारी यहाँ आग बुझा के हमें फिर बाद में उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने ट्रेनिंग दी कि किस तरह से हम फायर से डरे नहीं, घबराए नहीं और किस तरह से यूज किया जा सकता है। हमारे नर्सिंग अधिकारियों ने सबने ये ट्रेनिंग में सीखा, सुरक्षा कर्मियों ने सीख रहे हैं, सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स वगैरह सभी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मॉक ड्रिल एक आग से बचने का, गर्मी का मौसम है, आग लगना स्वाभाविक है, चाहे इलेक्ट्रिक पैनल में गर्मी की हीट से या कचरे के ढेर में रखे हुए सूखे कचरे में आग चिंगारी से आग लग सकती है। तो ये अभी फायर सेफ्टी वीक है, उसके तहत ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे अजमेर के पूरे भारतवासियों को कहूँगा कि फायर सेफ्टी हमारा एम है। घर में बाहर कहीं भी हो तो डरे नहीं, घबराए नहीं, इसको सीखें और कहीं भी आप देखते हो तो तुरंत अपना फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। अपने जेलन में सूचना दी कि वही पार्किंग के अंदर आग लग रही है। हमने मौके पर पहुंच के आग को पूर्ण रूप से काबू पाया गया और मौके पर देख के हमने पता किया कि भाई ये तो एक मॉक ड्रिल है। हम मॉक ड्रिल में किस प्रकार से तत्पर रहते हैं यही परखने के लिए हमें बुलाया गया है कि भाई टाइम से पहुंचे या नहीं पहुंचे और अपने कार्य को पूरा अंजाम दिया हमने। हमें तो सर यही जानकारी दी गई कि पार्किंग के अंदर आग लग रही है, तुरंत गाड़ी लेके पहुंचे। सर हमारी टीम की तरफ से एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का और CO2 से इलेक्ट्रिक आग को किस प्रकार से बुझाते हैं, लकड़ी की आग किस प्रकार से बुझाते हैं, ऑयल वगैरह की आग है उसको किस प्रकार। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
शहर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित न्यू मारवाड़ी गेस्ट हाउस के खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गेस्ट हाउस प्रबंधन पर आरोप है कि थाईलैंड के 2 विदेशी महिला नागरिकों के ठहरने की सूचना निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। अजमेर शहर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित न्यू मारवाड़ी गेस्ट हाउस के खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। गेस्ट हाउस प्रबंधन पर आरोप है कि थाईलैंड की 2 विदेशी महिला नागरिकों के ठहरने की सूचना निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। गंज थाना पुलिस के अनुसार सीआईडी विशेष शाखा एवं विदेशीय पंजीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई जांच में सामने आया कि थाईलैंड निवासी 2 महिलाएं 21 फरवरी 2026 को गेस्ट हाउस में ठहरी थी। होटल रजिस्टर में भी दोनों विदेशी नागरिकों के ठहरने की एंट्री उसी दिन दर्ज पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि विदेशी नागरिकों की जानकारी देने के लिए आवश्यक सी फॉर्म 24 घंटे के भीतर भरना अनिवार्य था, लेकिन गेस्ट हाउस प्रबंधन ने यह जानकारी 1 मार्च 2026 को पोर्टल पर अपलोड की। इस प्रकार सूचना देने में करीब 8 दिन की देरी हुई। सीआईडी ने मामले में गेस्ट हाउस प्रबंधक विजयगिरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। जवाब में प्रबंधक ने सी फॉर्म देरी से भरने की बात स्वीकार की। साथ ही पासपोर्ट, वीजा, होटल रजिस्टर और सी फॉर्म से संबंधित दस्तावेज भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए गए। सीआईडी ने मामले को द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराध मानते हुए कार्यवाही की अनुशंसा की। इसके बाद गंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच एएसआई लाल सिंह को सौंप दी। सीआईडी शाखा अजमेर से एक पत्र वास्तविक कानूनी कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ, जिसमें 2 विदेशी थाईलैंड नागरिका को न्यू मारवाड़ी गेस्ट हाउस संचालक द्वारा रुकाने के संबंध में उनकी सूचना सी फॉर्म लेट देने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जारी है, जिस पर मुकदमा नंबर 138/2026 अंडर सेक्शन 8/23 आवक और विदेशी अधिनियम 2025 के कहाँ पर ये होटल है, कौन संचालक है, इसका क्या नाम? ये पुष्कर रोड पर अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने आरोपी युवक पर विश्वास में लेकर नकली कागजात के आधार पर रकम हड़पने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोपी युवक पर विश्वास में लेकर नकली कागजात के आधार पर रकम हड़पने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित सेंट जोसेफ स्कूल आनंदपुरी निवासी नवल सिंह ने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक युवक ने उसे संपत्ति बेचने का झांसा दिया। आरोपी ने खुद को संपत्ति का मालिक बताते हुए संबंधित जमीन और मकान के दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज देखने के बाद नवल सिंह ने उस पर भरोसा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने संपत्ति का सौदा तय कर उनसे अलग अलग किश्तों में करीब 12 लाख रुपए ले लिए। बाद में जब दस्तावेजों की जांच करवाई गई तो वह फर्जी निकले। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। पीड़ित के अनुसार रकम लेने के बाद आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और बाद में संपर्क करना भी बंद कर दिया। कई बार प्रयास करने के बावजूद जब आरोपी ने रुपए वापस नहीं लौटाए और न ही संपत्ति का वैध हस्तांतरण किया, तब पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। अलवरगेट थाना एएसआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दस्तावेजों की सत्यता की भी जांच करवाई जा रही है तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शहर में संपत्ति खरीद फरोख्त के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति का सौदा करने से पहले दस्तावेजों की विधिवत जांच अवश्य कराएं ताकि इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। मुकदमा नंबर 137/26 ऑनलाइन एफआईआर प्राप्त होने पर थाना अलवरगेट पर दर्ज हुआ है, जिसमें परिवादी है नवल सिंह, जो कि आनंदपुरी थाना अलवरगेट क्षेत्र का निवासी है। उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर मूल्यवान प्रतिभू और फर्जी दस्तावेज दिखाकर मेरे साथ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी। 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी, ऑनलाइन धोखाधड़ी। अच्छा, तो इस पे भी किन धाराओं में करा? धोखाधड़ी की धाराओं में है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने शुक्रवार को राजकीय उच्च बालिका विद्यालय माकूपुरा में DMFT कोष से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विद्यालय में लगभग 99.70 लाख रुपए की लागत से भवन मरम्मत कार्य एवं 5 नए कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माखूपुरा में DMFT कोष से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विद्यालय में लगभग 99,70,000 रुपए की लागत से भवन मरम्मत का कार्य एवं 5 नए कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनीता बघेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्षों और बेहतर भवन व्यवस्था से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के विकास और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन की मरम्मत के साथ साथ नए कक्षा कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को बैठने की बेहतर व्यवस्था मिलेगी और पढ़ाई का वातावरण भी सुधरेगा। बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए नए कमरों का निर्माण अति आवश्यक था। स्थानीय लोगों एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा लंबे समय से विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं और भवन मरम्मत की मांग की जा रही थी। विद्यालय के कई हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता भी थी, जिसके चलते विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस स्वीकृति के बाद विद्यालय परिसर में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत बजट से निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय परिसर में नए निर्माण कार्य होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माखूपुरा में DMFT फंड के माध्यम से 99,70,000 रुपए के नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही 1 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा ही इस विद्यालय की 4 दीवारी और इस विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु 48 लाख रुपए की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई थी। चूंकि यह विद्यालय एक बहुत विस्तृत विद्यालय है और आसपास के गांवों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, बच्चियां भी यहाँ पढ़ने आती हैं, तो इस तरह से कुल लगभग 1,47,00,000 रुपए की राशि के विकास कार्य इस विद्यालय में चल रहे हैं। हमारी तो क्षेत्र नागरिकों से यही अपील है कि वो इस विद्यालय को सुरक्षित रखें, आसपास के लोगों को अतिक्रमण ना करने दें और साथ में ही जो हमारे शिक्षक वृंद हैं उनको भी आग्रह है कि विद्यालय की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति होती है और यहाँ से हमारे नौनिहाल बच्चे पढ़ कर के निकलते हैं, उनका जीवन बनता है, उनका भविष्य बनता है। तो ऐसे नौनिहाल बच्चों को जो शिक्षा का मंदिर है, उस शिक्षा के मंदिर में आने की स्वतंत्रता हो और वो स्वच्छंदता से यहाँ आए और अपना पूरा विद्या अध्ययन करके अपने जीवन को सार्थक करें। इसी निमित्त हमने इतनी बड़ी राशि, मेरे को लगता है कि पहली बार शायद अजमेर शहर के, अजमेर जिले के ही किसी विद्यालय में इतनी बड़ी राशि एक साथ DMFT फंड का कार्य और साथ में दूसरा ADA के फंड का कार्य, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने कोशिश की है कि हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।